आज हम लोग चर्चा करेंगे ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र के विषय में। स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रही हैं वो ब्रिटेन की विद्यमान महारानी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड की है, जो 1952 से इस पद पर चली आ रही हैं। लेकिन ब्रिटेन में जो राजतंत्रीय व्यवस्था है वो प्राचीन राजतंत्र के समान नहीं है। हालांकि राजतंत्र ब्रिटेन के लिए बहुत पुराना है और जब वो अस्तित्व में आया था तब राजा के अधिकार वास्तव में हुआ करते थे, वो वास्तविक शासक हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे जनता का आक्रोश कुछ राजाओं के प्रति बढ़ा, वैसे वैसे ब्रिटेन में लोकतंत्र की राह प्रशस्त हुई और 1688 की ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद जो संसदीय जनतंत्र ब्रिटेन में स्थापित हुआ, उस संसदीय जनतंत्र में राजा का पद तो है, लेकिन राजा को वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं है। वास्तविक शासन करने की शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथों में है, जो संसद के रास्ते अपना पद धारण करते हैं। यानी पहले सांसद के रूप में जनता उन्हें चुनती है, उसके बाद सम्राट या साम्राज्ञी बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री पद प्रदान करता है परंपरा के अनुसार, और फिर प्रधानमंत्री की सलाह और सहायता से मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। तो आज हम ये देखते हैं कि ब्रिटेन में दो तरह की शासन व्यवस्थाओं को बड़े सुंदर ढंग से समन्वित करने का प्रयास किया गया है, और वो दो शासन व्यवस्थाएं हैं राजतंत्र और संसदीय जनतंत्र। राजतंत्रीय व्यवस्था ब्रिटेन के लिए बहुत पुरानी है, हजारों वर्षों से चला आ रहा है राजतंत्र वहां, लेकिन जनतंत्र अपेक्षाकृत नया है। जैसा आपने देखा कि प्रारंभ में राजाओं को निरंकुश अधिकार प्राप्त होते थे, लेकिन संसदीय जनतंत्र में अब उनकी स्थिति नाम मात्र की है। यानी आज जो राजतंत्रीय व्यवस्था ब्रिटेन में देखने को मिलती है उसे हम संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब ये होता है कि राजा उन्हीं अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जो संविधान के द्वारा उसे प्रदान किए जाते हैं। और ब्रिटेन में जो संविधान प्रचलित है, जो विकसित संविधान है, ज्यादातर बहुत कम लिखित कानून हैं जो ब्रिटिश संविधान में हमें देखने को मिलते हैं। तो उस संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार राजा के जो अधिकार हैं वो सिद्धांत रूप में है, व्यवहार में उन सारे अधिकारों का उपभोग अब संसद, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। आपको जानना चाहिए कि इस समय दुनिया में बहुत सारे देशों में राजा का पद है, राजतंत्रीय व्यवस्था है, लेकिन इन सभी देशों में राजा के अधिकार वास्तविक नहीं है। और बहुत से देशों में जैसे मलेशिया और कंबोडिया में राजा का निर्वाचन होता है, यानी निर्वाचित राजतंत्र वहां पाया जाता है। जापान और थाईलैंड में जो राजतंत्रीय व्यवस्था है वो आजकल सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। संवैधानिक राजतंत्र ही ज्यादातर देशों में आज हमें देखने को मिलता है। हालांकि मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में कुछ ऐसे देश जरूर हैं जैसे जॉर्डन, जहां का राजा वास्तविक अधिकारों का उपभोग करता है। लेकिन अमूमन आज दुनिया के विभिन्न देशों में
खासतौर से यूरोपीय देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपना लिया गया है। इसलिए अगर महाराजा का पद है भी तो वो पद शोभा की चीज है, समारोह की चीज है, उसके पास कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं है। जहां तक ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था और संवैधानिक राजतंत्र का प्रश्न है, वहां ऑग जैसे थिंकर ये कहते हैं कि ताज युक्त जनतंत्र पाया जाता है, यानी डेमोक्रेसी तो है वहां, जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन तो करती है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर अब भी राजा को ही सर्वोच्च शासक माना जाता है, क्योंकि शासन के सारे कार्य राजा के नाम पर होते हैं, साम्राज्ञी के नाम पर होते हैं। यानी राजा का पद अब भी सिरमौर के रूप में ब्रिटिश जनतंत्र को सुशोभित कर रहा है। अब आप ये देखेंगे कि राजा अपने पद को कैसे धारण करता है और उसकी क्या विशेषाधिकार हैं, उन्मुक्तियां क्या हैं, उसको अपने पद के लिए क्या वेतन मिलता है, राज परिवार की क्या स्थिति है। तो जहां तक राजा के पद की बात है, जैसा राजतंत्र में होता है, राजा अपना पद वंश परंपरा के आधार पर धारण करता है। यानी राजा की ज्येष्ठ संतान को उसके बाद राजा का पद मिलता है, वो राजपद पर आरूढ़ होती है। इस समय साम्राज्ञी एलिजाबेथ सेकंड राजपद पर हैं, जो विंडसर घराने से संबंध रखती हैं, और इन्होंने राज सिंहासन 6 फरवरी 1952 को प्राप्त किया था। कई बार ऐसा होता है कि किसी राजा की संतान नहीं होती या किसी कारणवश राजा का पद खाली हो जाता है, राजा को उसके पद से हटा दिया जाता है, जैसा कि ब्रिटेन में हुआ भी। राजा को भागकर दूसरे देश में जाना पड़ा जन आंदोलन के कारण। तो ऐसी स्थिति में अगला राजा कौन होगा, इस बात का निर्धारण ब्रिटिश पार्लियामेंट करती है। यानी यहां भी प्रजातांत्रिक तत्व को निर्णायक अधिकार प्राप्त है, यानी निर्वाचित संसद को ही असामान्य परिस्थितियों में राजा के उत्तराधिकारी को तय करने का अधिकार दिया गया है। अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, इस बात का निर्धारण संसद कुछ परिस्थितियों में कर सकती है। सामान्य परिस्थितियों में तो वंश परंपरा के आधार पर उसे उसका पद मिलता है, लेकिन जब असामान्य परिस्थिति हो, ऐसी स्थिति में संसद निर्धारित करती है। जैसे 1689 में स्टुअर्ट वंश के राजा जेम्स द्वितीय को इंग्लैंड छोड़ना पड़ा था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ही यह तय किया था कि विलियम ऑफ ऑरेंज ब्रिटेन के अगले सम्राट होंगे। ऐसी ही स्थिति आई 1701 में, जब साम्राज्ञी एन की कोई संतान नहीं थी और ऐसे में संसद ने उत्तराधिकार अधिनियम पारित कर हैनोवर वंश के राजा जॉर्ज प्रथम को सम्राट बनाया था। संसद को राजा के उत्तराधिकार के संबंध में जो नियम हैं, उन नियमों को परिवर्तित करने का, संशोधित करने का भी अधिकार है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे जनतंत्र की पकड़ राजपद पर भी बनी हुई है ब्रिटेन में। जहां तक राजा के वेतन और भत्ते की बात है, राजा को उसके पद के लिए ब्रिटिश राजकोष से
वेतन और भत्ते दिए जाते हैं जो कर मुक्त होते हैं, यानी उस वेतन पर कोई टैक्स नहीं लगता। अमूमन अन्य पदाधिकारियों को आयकर देना होता है, लेकिन राजा को जो इनकम प्राप्त होती है वेतन और भत्तों के रूप में, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। ये एक तरह की उन्मुक्ति है जो राजा को ब्रिटेन में प्राप्त है। और राज परिवार को का जो भी खर्च है, उसके लिए जो भी अनुदान दिया जाता है, वो संसद संविधि बनाकर तय करती है कि राज परिवार को खर्च के लिए कितना पैसा दिया जाएगा। इस अनुदान को सिविल सूची कहते हैं। खास बात यह है कि संसद ने राज परिवार के लिए जो धन स्वीकृत कर दिया, उस धनराशि में राजा के जीवन पर्यंत कोई कटौती नहीं की जा सकती। वर्तमान ब्रिटिश राजनीति में कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे सामाजिक वर्ग हैं जो शाही परिवार का विरोध कर रहे हैं। खासतौर से शाही परिवार के द्वारा जो खर्च किया जाता है वैवाहिक आयोजनों पर, खासतौर से उस खर्च के विषय में कुछ वर्गों को ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है कि राज परिवार के द्वारा जो खर्च किया जाता है बेतहाशा इन समारोहात्मक आयोजनों पर, वो सारा खर्च जनता के द्वारा दिए गए टैक्स पर भारित होता है। तो इसको समाप्त करने की डिमांड की जा रही है कि उसके खर्च को जनता पर भारित न किया जाए। ऐसी डिमांड ब्रिटिश राजनीति में चल रही है। ब्रिटिश राजनीति में राजा का जो पद है, जो राजमहल की घटनाएं हैं, वो बहुत चर्चा का विषय बनी रहती हैं। बकिंघम पैलेस में ब्रिटिश साम्राज्य और राज परिवार रहते हैं और आप आए दिन सुनते होंगे प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस विलियम से संबंधित खबरों को। अब ये भी ब्रिटिश राजनीति में कहा जाने लगा है कि क्या एलिजाबेथ सेकंड के बाद सीधे प्रिंस विलियम्स राजा बन सकते हैं, या एलिजाबेथ सेकंड के जो पुत्र हैं चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स, उनको राजपद प्रदान किया जाएगा। तो ऐसी चर्चाओं पर आधारित है ब्रिटिश राजनीति, यानी राज परिवार ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति संपन्न भले ही ना हो, लेकिन आकर्षण का केंद्र जरूर, चर्चा परिचर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। अब बात आती है कि ब्रिटिश सम्राट को कौन से विशेषाधिकार प्राप्त है। सम्राट को कुछ अधिकार पारंपरिक रूप से मिले हुए हैं, यानी जो शुरुआती राजाओं को मिले हुए थे वो अधिकार अब भी संवैधानिक राजतंत्र में भी राजा को प्राप्त है। हालांकि वो अधिकार समारोहात्मक ज्यादा है, शोभा की चीज ज्यादा है, उनमें वास्तविक शासन शक्ति निहित नहीं है। ये विशेषाधिकार क्या है? सबसे पहले तो राजा को ये विशेषाधिकार प्राप्त है कि उसके विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। यदि वो कानून का उल्लंघन करता है तो भी राजा होने के नाते उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती और न ही उसे किसी न्यायालय में पेश किया जा सकता है। वो न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से भी मुक्त है। उसे किसी न्यायालय में उसके विरुद्ध कोई दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जैसा कि किसी आम नागरिक के विरुद्ध
चलाया जा सकता है। सम्राट को जो ये विशेषाधिकार ब्रिटिश राजनीति में प्राप्त हैं, उसके चलते ब्रिटेन में एक कहावत प्रचलित रही है शुरू से ही कि राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता, राजा कोई गलती नहीं कर सकता, उसके विरुद्ध कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। हालांकि इस कहावत का अर्थ नाना तरह से निकालने की कोशिश की जाती है और कुछ लोग ये कहते हैं कि इसका मतलब है कि सम्राट कानून से ऊपर है, इसलिए अगर वो कानून का उल्लंघन करता भी है तो उसके अपराध माफी योग्य हैं, क्षम्य हैं, उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो कहावत है कि सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता, रानी कोई गलती नहीं कर सकती, उसके कुछ खास अर्थ हैं, कुछ निहित अर्थ हैं। निहित अर्थ क्या है? सबसे पहले तो ये कि ब्रिटेन की जो संसदीय शासन व्यवस्था है, उसमें राजा के पास शासन करने का कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। राजा एक व्यक्ति के रूप में वंश परंपरागत आधार पर राजपद पर बैठता जरूर है, लेकिन उसके हाथ में शासन करने की वास्तविक शक्ति नहीं है। उसे जो भी अधिकार सिद्धांत रूप में संविधान के द्वारा दिए गए हैं या परंपरा अनुसार प्राप्त हैं, व्यवहार में उनका प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। शासन के जो भी कार्य होते हैं वो राजा के नाम पर जरूर किए जाते हैं, लेकिन वो राजा की इच्छा के अनुसार नहीं होते, बल्कि किसकी इच्छा के अनुसार होते हैं, किसकी सलाह के अनुसार होते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर होते हैं। तो अगर राजा के नाम से कोई गलत निर्णय हो भी जाता है, किसी कानून का उल्लंघन हो भी जाता है, तो उसके लिए राजा दोषी नहीं है, क्योंकि राजा तो कोई भी काम अपनी इच्छा अनुसार करता ही नहीं है। दोषी कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। इसी बात को इंगित करते हुए सम्राट चार्ल्स ने कहा था कि सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता। ये बात नितांत सत्य है। क्यों? क्योंकि राजा के शब्द तो उसके अपने होते हैं। राजा जब कोई भाषण देता है या संसद में उद्घाटन भाषण देता है तो अपने शब्दों से वो भाषण देता है, लेकिन उसके कार्य उसके मंत्रियों के होते हैं। यानी जो कार्य राजा के नाम पर संपन्न किए जाते हैं, वास्तव में उन कार्यों के विषय में निर्णय कौन लेता है, सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद देती है। इसलिए राजा के द्वारा किए गए कार्य कानून के दायरे में नहीं आते हैं। राजा कोई गलती नहीं कर सकता, इसका पहला मतलब ये है कि ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में राजा के पास कोई वास्तविक अधिकार है ही नहीं, इसलिए उसके द्वारा शासन संबंधी गलती करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। दूसरा इसका मतलब ये है कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता या शासन के हर कार्य राजा के नाम पर होते हैं, तो राजा के नाम पर कोई मंत्री या कोई अधिकारी अपने गलत कार्य के लिए उन्मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। यानी अपने गलत काम का इल्जाम राजा पर डालकर वो कानून से छूट नहीं सकता। यानी किसी मंत्री ने अगर कोई गलत निर्णय लिया है, कोई गैर कानूनी काम किया है, तो उस गैर कानूनी काम के लिए वो खुद उत्तरदायी होगा, राजा का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। ये प्रश्न उपस्थित हुआ 1678 में, जब थॉमस ऑसबोर्न अर्ल ऑफ डेनवी पर अभियोग चलाया गया। अभियोग क्या था कि उन्होंने फ्रांस स्थित ब्रिटिश राजदूत को
सीधे पत्र लिखा था। इस पत्र लिखने के आरोप में संसद ने उन पर फौजदारी अभियोग लगाया था। अपने बचाव में डेनवी ने क्या कहा कि उन्होंने जो पत्र लिखा था फ्रांस स्थित ब्रिटिश राजदूत को, उस पत्र को लिखने का आदेश सम्राट के द्वारा दिया गया था, और चूंकि सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता, इसलिए पत्र लिखने का दोष उस पर भी नहीं मढ़ा जा सकता। बड़े आश्चर्य की बात है कि खुद सम्राट ने भी इस दलील की पुष्टि की थी और डेनवी को क्षमा करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन पार्लियामेंट ने राजा के और मंत्री के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और ये प्रतिपादित किया कि वास्तविक शासक के रूप में किसी भी मंत्री के द्वारा जो कार्य किया जाता है, उस कार्य के लिए वो मंत्री ही उत्तरदायी है, सम्राट उत्तरदायी नहीं है। तभी से ये परंपरा स्थापित हो गई कि कोई भी मंत्री या सरकारी अधिकारी सम्राट के नाम पर कोई उन्मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये है इसका निहितार्थ, इस कहावत का निहितार्थ कि सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता। अक्सर परीक्षा में भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता, विवेचना कीजिए। अब राजा के विशेषाधिकारों को देखने के बाद हमें ये देखना है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में राजा को क्या अधिकार और शक्तियां प्राप्त हैं। आप ये जान चुके हैं कि राजा के अधिकार वास्तविक नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर उसको बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं। और इन अधिकारों का स्रोत क्या है? दो स्रोत हैं उसके अधिकारों के। एक तो वो विशेषाधिकार जो पारंपरिक रूप से चले आ रहे हैं, जो राजपद के साथ जुड़े हुए हैं, और जिन विशेषाधिकारों का जनता ने भी विरोध नहीं किया है। ज्यादातर ये विशेषाधिकार समारोहात्मक हैं, शोभात्मक हैं। इनमें वास्तविक शासन शक्ति निहित नहीं है। और कुछ अधिकार राजा को संसद ने प्रदान किए हैं, अधिनियम पारित करके, संविधियां बनाकर। ये अधिकार कौन से हैं, इसको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले राजा को या सम्राट को जो अधिकार प्राप्त है ब्रिटिश शासन व्यवस्था में, वो है कानून निर्माण संबंधी अधिकार। वैसे तो कानून बनाने का अधिकार संसद के हाथों में है, लेकिन राजा ब्रिटेन में संसद का अभिन्न अंग है। संसद का गठन ही होता है राजा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स से मिलकर। इसलिए राजा सहित संसद कहा जाता है, यानी संसद अधूरी है बिना राजा के। राजा उसका अनिवार्य अंग है। और संसद के द्वारा कानून बनाने की जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसमें राजा की महत्वपूर्ण भागीदारी है। वो क्या काम करता है जो कानून निर्माण से जुड़ा हुआ है? सबसे पहले तो संसद का जो गठन होता है, खासतौर से हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जो गठन होता है, पीयर्स उसके सदस्य होते हैं। इन पीयर्स को नियुक्ति कौन प्रदान करता है? राजा प्रदान करता। जो फर्स्ट हाउस है, प्रथम सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से कॉमन सभा के सदस्य जनता के द्वारा, वयस्क मतदाताओं के द्वारा चुने जाते हैं।
लेकिन कॉमन सभा का चुनाव कब होगा ये तिथि राजा निश्चित करता है। साथ ही वो संसद के दोनों अधिवेशनों को बुलाता है और जो प्रथम सदन है कॉमन सभा, जिसका कार्यकाल अब 5 वर्ष निश्चित कर दिया गया है, लेकिन इसके पूर्व भी कॉमन सभा भंग की जा सकती है सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। संसद जब कानून निर्माण का कार्य करती है, पहली बार चुनकर आती है, पहली बार उसकी बैठक का आयोजन होता है, तो संसद के पहले सत्र में सम्राट ही सबसे पहले उद्घाटन भाषण देता है। इस उद्घाटन भाषण में राष्ट्र की आगामी नीति क्या होगी, इस पर व्यापक प्रकाश डाला जाता है। हमारे देश में ये उद्घाटन भाषण कौन देता है? राष्ट्रपति देता है, जो हमारी संसदीय व्यवस्था में औपचारिक कार्यपालक है। कानून निर्माण की प्रक्रिया बिना सम्राट के हस्ताक्षर से पूर्ण नहीं होती। यानी संसद जिन विधेयकों को अपने बहुमत से पारित करती है, जिन कानूनी प्रस्तावों पर मुहर लगाती है, वो प्रस्ताव तभी कानून का रूप लेते हैं जब सम्राट उस पर हस्ताक्षर कर देता है। जब तक सम्राट के हस्ताक्षर नहीं होते, तब तक संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक, कोई भी प्रस्ताव कानून का रूप नहीं ले सकता। इसके साथ साथ सम्राट को कानून बनाने के क्षेत्र में ये भी अधिकार प्राप्त है कि वो अधिराज्यों के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। अधिराज्य कौन होते हैं जानते हैं आप? आपको ये तो मालूम है कि ब्रिटेन का बहुत सारे देशों में उपनिवेश रहा है। बहुत सारे एशियाई, अफ्रीकी, यूरोपीय और अमेरिकी राज्य ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं। आज ये राज्य अपने आप को स्वतंत्र कर चुके हैं, लेकिन फिर भी सैद्धांतिक तौर पर ये ब्रिटिश सम्राट को अपना सर्वोच्च शासक मानते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो देश हैं, वो आज भी ब्रिटिश सम्राट को ही अपना सर्वोच्च शासक मानते हैं। हालांकि व्यवहार में ये पूर्ण स्वतंत्र हैं। यहाँ की संसदें, यहाँ की विधायिकाएं इन देशों के लिए कानून बनाती हैं, लेकिन इन देशों ने अपना जो स्टेटस है वो अभी भी डोमिनियन का कर रखा है, अधिराज्य का कर रखा है। यानी ये अब भी अपने आप को ब्रिटिश सम्राट के अधीन मानते हैं। और इन देशों में जो भी आयोजन होते हैं, उन आयोजनों की अध्यक्षता के लिए ब्रिटिश सम्राट को आमंत्रित किया जाता है। ज्यादातर ये देश राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, आप जानते होंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं। इस कॉमनवेल्थ नेशंस में वो राज्य शामिल हैं जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके थे, आज आजाद हैं, लेकिन फिर भी सैद्धांतिक तौर पर अपनी निष्ठा रखते हैं ब्रिटिश सम्राट के प्रति, और यदा कदा अपने समारोहात्मक आयोजनों में सम्राट को या साम्राज्ञी को अध्यक्षता के लिए आमंत्रित करते हैं। तो ऐसे जो अधिराज्य हैं, उन अधिराज्यों के लिए सम्राट या साम्राज्ञी अध्यादेश जारी कर सकती है, जिन अध्यादेशों का महत्व कानून के समान ही होता है। इसके अलावा राजा के द्वारा सपरिषद आदेश जारी किए जाते हैं, और इस आदेश को जारी करने में प्रशासनिक अधिकारी उसका सहयोग करते
यानी कुछ ऐसे मुद्दे रह जाते हैं जिन पर संसद का ध्यान नहीं जाता, या संसद के पास समय की कमी होती है, ज्ञान की कमी होती है, विशेष ज्ञान की कमी होती है। ऐसे में संसद गाइडलाइन जारी कर देती है और उस गाइडलाइन के तहत, उस रूपरेखा के तहत नियमों और उपनियमों को बनाने का कार्य प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। प्रदत्त व्यवस्थापन के नाम से ये जाना जाता है। ऑर्डर्स इन काउंसिल भी इसको कहते हैं, जो राजा के द्वारा, राजा के हस्ताक्षर से जारी किया जाता है। तो विधायी क्षेत्र में आपने देखा कि कैसे राजा के द्वारा संसद का नेतृत्व किया जाता है, संसदीय कार्यों को पूर्णता प्रदान की जाती है। अब दूसरा जो जिस क्षेत्र में उसके द्वारा अधिकारों का प्रयोग किया जाता है, या जो अधिकार उसे सैद्धांतिक रूप में प्राप्त है, वो है कार्यकारी अधिकार। कार्यकारी का अधिकार का मतलब है वो अधिकार जो कानून के क्रियान्वयन से संबंधित होते। कार्यपालिका का मुख्य काम ही कानूनों को क्रियान्वित करना होता है, और राजा का जो पद है वो मुख्य रूप से कार्यपालिका का पद है। इसलिए इस क्षेत्र में उसके द्वारा व्यापक अधिकारों का प्रयोग किया जाता है, या यूं कहें कि संविधान ने, संवैधानिक परंपराओं ने उसे इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए। क्या है वो अधिकार? सबसे पहले तो जितने भी राष्ट्रीय कानून बनाए जाते हैं संसद के द्वारा या न्यायिक निर्णयों के माध्यम से अस्तित्व में आते हैं, उन कानूनों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राजा की है, यानी उनका क्रियान्वयन राजा के नाम पर किया जाता है। जो सपरिषद आदेश जारी किए गए हैं उनका भी समुचित ढंग से क्रियान्वयन हो, इस बात की देखभाल कौन करता है? सम्राट करता है। मुख्य कार्यपालक के रूप में उसके द्वारा वास्तविक कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और मंत्रीगणों की नियुक्ति की जाती। हालांकि सम्राट ये नियुक्ति परंपरा के आधार पर करता है, वो अपने मन से नहीं करता। परंपरा क्या है कि कॉमन सभा में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होगा उसके नेता को सम्राट प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेगा, और फिर प्रधानमंत्री की सलाह और सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है। कई बार ऐसी स्थिति बन सकती है कि प्रधानमंत्री पद का कोई स्पष्ट उम्मीदवार न हो, यानी दल को बहुमत तो प्राप्त है लेकिन दल का नेता कौन होगा इस बारे में निर्णय नहीं किया जा सका है पार्टी के द्वारा। ऐसी स्थिति में राजा कुछ हद तक अपने विवेक का प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है जिसके बारे में उसे विश्वास होता है कि उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के तौर पर संसद में विश्वास मत हासिल हो जाए। लेकिन ऐसी स्थिति यदा कदा ही बनती है, क्योंकि ब्रिटेन की द्विदलीय व्यवस्था में किसी न किसी दल को बहुमत प्राप्त हो ही जाता है, और दलीय अनुशासन, दलीय व्यवस्था, दलीय संगठन में नेता के पद को लेकर भी बहुत ज्यादा विवाद की स्थिति नहीं बनती। इसके साथ साथ ब्रिटेन में जितने भी महत्वपूर्ण सार्वजनिक पद हैं उन सभी पदों पर नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती है। जल, थल और नभ, ये जो सेना के 3 अंग हैं उनके पदाधिकारियों की नियुक्ति भी सम्राट के द्वारा ही की जाती है। वैदेशिक संबंधों के संचालन के लिए ब्रिटेन विभिन्न देशों में अपने राजदूत भेजता है,
वाणिज्य दूत भेजता है, इन राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है। दूसरे देशों से ब्रिटेन में जो राजदूत आते हैं, जो वाणिज्य दूत आते हैं, आप जानते हैं कि दुनिया के विभिन्न देशों में आपस में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंध, आदान प्रदान चलता रहता है और इस आदान प्रदान के लिए राजदूतों की व्यवस्था की जाती है हर देश में। हर देश अपना राजदूत दूसरे देश में भेजता है और दूसरे देशों के राजदूत उस देश में आते हैं, जो दो देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों के संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। दो देशों के शासकों के बीच संबंध, दो देशों की जनता के बीच संबंधों की देखभाल इन राजदूतों और वाणिज्य दूतों के माध्यम से की जाती है। इन्हें कूटनीतिक अधिकारी कहा जाता है। तो ये जो कूटनीतिक अधिकारी हैं, ब्रिटेन में ये राजा के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और विदेशों से जो राजदूत और वाणिज्य दूत आते हैं, उनका स्वागत भी राजा के द्वारा ही किया जाता है। यानी सबसे पहले ये पदाधिकारी अपना परिचय पत्र किसके सामने पेश करते हैं? सम्राट के सामने पेश करते हैं। ब्रिटेन में बहुत से नागरिकों को महत्वपूर्ण उपाधियां प्रदान की जाती हैं, जैसे बैरन, नाइट, लॉर्ड, अर्ल और ड्यूक। ये सारी उपाधियां भी कौन प्रदान करता है? राजा प्रदान करता है। जैसे हमारे देश में पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इस तरह की उपाधियां दी जाती हैं, वैसे ही ब्रिटेन में भी नाना उपाधियां दी जाती हैं और ये उपाधियां ब्रिटिश नागरिकों को राजा के द्वारा प्रदान की जाती है। ब्रिटेन का जो स्थानीय स्वशासन है, उसकी देखभाल भी सम्राट के द्वारा की जाती है। हालांकि ब्रिटेन एक एकात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है, यानी एक राष्ट्रीय सरकार के द्वारा ही पूरे ग्रेट ब्रिटेन पर शासन किया जाता है, लेकिन सुविधा के लिए वहां भी स्थानीय शासन की छोटी छोटी इकाइयां हैं। हालांकि ये इकाइयां पूरी तरह से राष्ट्रीय सरकार पर निर्भर है और राष्ट्रीय सरकार का प्रधान होने के नाते, मुख्य कार्यपालक होने के नाते ब्रिटिश सम्राट के द्वारा इनकी देखभाल की जाती है कि ये स्थानीय स्वशासन की इकाइयां अपने कार्यों को समुचित ढंग से संपन्न कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इनकी क्या समस्या है, उस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, इस विषय में सारी जानकारी, दिशा निर्देशन सम्राट के द्वारा किया जाता है। दूसरे